से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में रीजनल प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। 10 क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और आपको बताना है उसमें से आपके कितने सही हुए। बहुत अच्छे से मैंने चैप्टर पढ़ाया है और आप उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हो वो देखना है। रीजनल प्लानिंग कंप्लीट क्रैश कोर्स 16-17 दो पार्ट अपने मॉडल्स के थे। इसके बाद जो 18th पार्ट आया है अपना, ये अपना क्वेश्चन सीरीज़ है। लगभग 50 से 60 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आपको नहीं मिले होंगे। बहुत सारे एग्जामिनेशन से कलेक्ट किए हुए हैं, अलग अलग स्टेट की और भी अच्छे एग्जाम्स हैं, कई एंट्रेंस टेस्ट हैं, उनसे लेके ये क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो क्रैश कोर्स का अपना ये है 18th पार्ट और इसमें अपन अपनी प्रिपरेशन है उसको चेक करेंगे कि अपन कितना पढ़ पाए हैं, उसको देखेंगे अपन। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इफ़ यू डोंट लेट द पास्ट डाई इट वॉन्ट लेट यू लाइव। कि अगर आपने जो भी पास्ट में जो भी आपने किया है, अगर आप उसको नहीं छोड़ पाते हो, आप उसको अपने पास्ट को साथ साथ घसीटते रहते हो कि मेरा उस एग्ज़ाम में नहीं हुआ, उस टाइम मेरे साथ ये बुरा हो गया, उस टाइम ये हो गया, तो फिर क्या है कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में और वो चीज़ आपको हमेशा एक घाव की तरह हमेशा कुरेदती रहेगी। इससे अच्छा है कि जो पास में हो गया उसको छोड़ दीजिए। कोई कितनी भी बड़ी एग्ज़ाम थी नहीं निकली, छोटी एग्ज़ाम थी नहीं निकली, कोई बात नहीं। जो भी गलतियां हैं उनको सुधारिए और आगे फिर से एक रिफ्रेश होकर एक फिर से तैयारी कीजिए अपनी। तो जो पास्ट है, जो चला गया, उसके बारे में रोज़ रोज़ सोच के परेशान नहीं होना है। नई तैयारी है, नए जोश से स्टार्ट करनी है। तो आज का मोटिवेशन कोट भी हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में, पहले आप खुद से करने की कोशिश करिएगा क्वेश्चंस को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये एसडीजी गोल से रिलेटेड स्लाइड है। मैं इसको भी एक एग्ज़ाम क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो उसको फिर रिवाइज करा दूंगी एक बार। तो एसडीजी गोल तो अपने को छोड़ के जाने नहीं है बिल्कुल भी। एसडीजी गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम ले लो, भले ही आप स्टेट के एंट्रेंस का ले लो या फिर फर्स्ट पेपर से रिलेटेड ले लो, जहाँ भी इन्वायरमेंट का पोर्शन आता है वहाँ एसडीजी गोल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एसडीजी गोल को तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। इससे पहले एमडीजी गोल थे, वो अपन ने देख लिए थे। एमडीजी गोल के बाद का कंसेप्ट है एसडीजी गोल। 17 गोल हैं, 169 इसके टारगेट्स हैं, तो ये भी अपन देखेंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से आप पढ़िए क्वेश्चन को, फिर इसका आंसर दीजिए, फिर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है और एक्सप्लेनेशन के बाद भी इससे रिलेटेड जो भी स्लाइड है, इससे रिलेटेड जो भी मैटर है वो भी मैंने प्रोवाइड करा है ताकि एक कंप्लीट एनालिसिस हो जाए आपके पास। पूरा नोट्स की आपको मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन के नोट्स भी मिलेंगे। और फिर से अगर आप देखना चाहो तो अपनी नोट्स में भी सारा कुछ मैंने कराया हुआ है, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हो। कुछ नए कंसेप्ट हैं उनको क्वेश्चंस के थ्रू आपके सामने रख रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सतत विकास के 3 स्तंभों में शामिल नहीं है, ये बताना आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कौन सा सतत विकास के 3 स्तंभों में शामिल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ देती हूँ मैं। ए ऑप्शन है पीपल, बी ऑप्शन है प्लेनेट और सी ऑप्शन है प्रॉफिट और डी ऑप्शन है प्रशासन। तो इसमें से बताना है। ये मैंने जब थिंकर्स कराए थे तब मैंने इसका कंसेप्ट बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो ब्रुकलिन रिपोर्ट है, उससे इसका फेमस हुआ था। तो इसमें क्या कहा गया है कि वर्तमान के जो भी संसाधन हैं उनको अपन क्या करेंगे, भविष्य इस प्रकार से यूज़ करेंगे कि वो पूरे ही उनका दोहन न करके अपन उनको फिनिश न कर दे, उनका अपन क्या करें, एक बेहतर एक उपयोग करें ताकि वो अगली पीढ़ी के लिए भी अवेलेबल हो पाए, नेक्स्ट अपनी जो जनरेशन है उसके लिए भी वो क्या है, अवेलेबल रह पाए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 स्तंभ हैं, पीपल, प्लेनेट और प्रॉफिट। ये 3 हैं। पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट भी आ सकता है और सोशल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी या वायबिलिटी, उपलब्धता भी आ सकता है। तो दोनों ही नाम याद रखने आपको। पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट ये भी सही है। सोशल, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक वायबिलिटी, उपलब्धता, ये भी आ सकता है। तो ये प्रशासन जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में शामिल नहीं है। तो इतना तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, आपको आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इससे रिलेटेड और मैटर में इसमें एक्सप्लेनेशन में इसमें क्या है कि सतत अथवा संधारणीय विकास के 3 स्तंभ हैं, पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट, जिनका तात्पर्य सामाजिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, व्यवहारिक विकास से है और यूएन के अनुसार 5P है। अब बना
इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, 5P आ सकते हैं, 4P आ सकते हैं, 3P आ सकते हैं, बट इसमें UN के अनुसार क्या है, प्लेनेट, पीपल, प्रॉफिट, पीस और पार्टनरशिप। ये यूएनओ ने बोल दिए, यूनाइटेड नेशन ने बोल दिए, और नॉर्मली अगर अपन देखें जनरल वे में तो पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट, ये 3 स्तंभ हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो सबको आना चाहिए। एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गोल्स रिवाइज कर लेते हैं अपन। गोल्स में क्या है, नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होगी तो भूखमरी नहीं होगी, गरीबी भूखमरी नहीं होगी तो लोग क्या बनेंगे, तंदुरुस्त बनेंगे, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग आ गया। अगर तंदुरुस्त हो गए लोग तो अब अपन उनको क्या दिलाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे अपन। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के बाद क्या होगा, जेंडर इनइक्वलिटी है वो खत्म हो जाएगी, जेंडर इक्वलिटी आएगी। क्वालिटी एजुकेशन के बाद क्या होगी, जेंडर इक्वलिटी होगी। जेंडर इक्वलिटी का मतलब क्या है कि लोग लड़के लड़की में भेदभाव, जो लैंगिक भेदभाव है वो खत्म हो जाएगा। लैंगिक भेदभाव खत्म होने से बिहेवियरल चेंजेस आएंगे लोगों में। बिहेवियरल चेंजेस का मतलब क्या है कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आएंगे। व्यवहार में परिवर्तन कैसे कह सकते हैं कि वो जो अपने क्लीन वाटर लेंगे, सैनिटाइजेशन, स्वच्छता है उसका ध्यान रखेंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, सैनिटाइजेशन, टॉयलेट्स बनेंगे, टॉयलेट्स में LED बल्ब लगेंगे, अपन ने ऐसे याद रखा था। क्लीन एनर्जी, इसको LED बल्ब को अपन क्लीन एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। क्लीन एनर्जी के बाद क्या होगा, एक डिसेंट वर्क मिलेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। एनर्जी मिल गई तो एनर्जी के बाद क्या आएगी, ग्रोथ आएगी। ग्रोथ से क्या होगा, इंडस्ट्री, इनोवेशंस बढ़ेंगे, इंडस्ट्री और इनोवेशन बढ़ेंगे। डिसेंट वर्क के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ है, फिर है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, बेसिक एक ढांचा बन गया तो क्या है, इनइक्वलिटी है वो खत्म हो जाएगी, रिड्यूस इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी है वो कम हो जाएगी। इनइक्वलिटी खत्म हो गई मतलब ग्रामीण शहर का जो भेदभाव है वो मिट गया, तो सस्टेनेबल सिटी बनेंगी। अब सस्टेनेबल सिटी बनेंगे। सस्टेनेबल सिटी में लोग कैसे होंगे, अपने कंजप्शन और प्रोडक्शन के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब जिम्मेदार लोग होंगे। तो सस्टेनेबल सिटी से आप ये याद रख सकते हो। और ये 11th वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी नई नई अर्बन प्लानिंग की जो भी योजनाएं आ रही है तो उसमें सस्टेनेबल सिटी का कंसेप्ट है वो बहुत एक वाइड वे में यूज़ किया जा रहा है। तो सस्टेनेबल सिटी किसका कंसेप्ट है, शुमुलेन का कंसेप्ट है। ये भी मैंने उस टाइम बताया था, बर्कले विश्वविद्यालय था, शुमुलेन ने सस्टेनेबल सिटी दिया है। वर्टिकल सिटी केनोथ किंग और केलोंगबांग का है। जीरो सिटी है रजिस्ट्रार का है। तो इस प्रकार से इको सिटी भी रजिस्ट्रार का है। काफ़ी सारे अपने टर्म्स हैं वो याद करी थी सिटीज़ से रिलेटेड। अर्बन पढ़ेंगे तो एक बार शायद फिर से आ जाएंगी वो चीज़ें। तो इसमें क्या है, सस्टेनेबल सिटी में कैसे लोग होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपने कंजप्शन के लिए और प्रोडक्शन के लिए, कि बहुत कम वेस्टेज करें। कंजप्शन हो वो भी इस प्रकार से हो कि अपना जो इन्वायरमेंट है वो उससे हार्म नहीं हो। तो सस्टेनेबल सिटी में कैसे लोग होंगे, रिस्पॉन्सिबल और अपने प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन। जिम्मेदार लोग होंगे वो क्या लेंगे, क्लाइमेट में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उनको ठीक करने के लिए एक्शन लेंगे। क्लाइमेट एक्शन में फिर क्या क्या आ जाएगा, लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड आ जाएगा। मैराइन रिसोर्सेज को किस प्रकार से अपन संरक्षित कर सकते हैं, और जो अपने वाटर रिसोर्सेज है उनको किस प्रकार से, लैंड पे जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनको किस प्रकार से अपन संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, एक वैश्विक स्तर पर एक इस प्रकार का एक ढांचा निर्माण करना, जैसे UN हो गया, WTO हो गया। तो वो क्या है, पूरे विश्व की जो भी नीतियां हैं उनको कंट्रोल करे, पूरे विश्व के लिए नीतियां बनाए, योजना बनाए, कि पूरा विश्व है, पृथ्वी तो एक ही है, उस पर अपन रह रहे हैं, तो उसके लिए जो भी योजनाएं बनाई जानी चाहिए वो किस प्रकार से होनी चाहिए कि उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो ये क्या हो गया, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और लास्ट में है पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो ये अपन ने MDG से कंपेयर करके पढ़ा था, तो 17 तो यही था, पार्टनरशिप फॉर द गोल। नो पॉवर्टी और जीरो हंगर है, ये दोनों साथ में आ गए थे उस टाइम। सेम साई ही है लगभग, 2 तो ये हो, 3 ये हो गए, सॉरी 2 ये हो गए। इसके बाद कौन सा था, इसके बाद एक मैटरनिटी हेल्थ से रिलेटेड था, एक चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड था, एजुकेशन से रिलेटेड था, इस प्रकार से ये था सारे थे। एक डिजीज से रिलेटेड भी था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लगभग कॉमन है, बट अपने को इसमें ये ध्यान रखना है कि 17th गोल क्या बताता है, 13th गोल क्लाइमेट एक्शन बताता है, इस प्रकार से 11th गोल है वो सस्टेनेबल सिटी से रिलेटेड बात करता है। ये सब अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते अपन, ये अपन ने देख लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते अपन, केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होने वाले विकास को कहते हैं, ये बताना है आपको। विकास के काफ़ी सारे कंसेप्ट पढ़े थे अपन ने। तो इसमें क्या है, फर्स्ट है स्पाइरल डेवलपमेंट, सेकंड है लीनियर डेवलपमेंट, और C है इसमें प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट, और D है
सिफेलोक्यूडल या स्यूडल डेवलपमेंट। तो ये आपको बताना है। इंग्लिश भी लिखा आ सकता है, हिंदी में भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। वर्तुलाकार का मतलब क्या होता है, स्पाइरल का मतलब क्या होता है, जैसे अपन ने क्यूमुलेटिव पोजीशन थ्योरी पढ़ी थी। तो क्यूमुलेटिव पोजीशन थ्योरी में क्या होता है कि एक परिवर्तनों का चक्र या क्रम विकसित हो जाता है जो निरंतर चलता रहता है और उसी क्षेत्र को और ज़्यादा विकसित कर देता है। तो वर्तुलाकार या स्पाइरल का मतलब क्या है, एक स्प्रिंग की तरह हो गया कि हाँ ये वाला क्षेत्र डेवलप हो गया तो इसके बाद ये वाला क्षेत्र डेवलप होगा, फिर ये वाला, इस प्रकार से एक चक्र है या क्रम बनता जाएगा, वर्तुल बनता जाएगा, एक स्पाइरल बनती जाएगी। लीनियर डेवलपमेंट में क्या हो गया कि कोई भी एक क्षेत्र है, इसको एक अपन हायरार्की के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले एक कोई छोटा लेवल, लोकल लेवल पे एक सेंटर विकसित हुआ, फिर एक सर्विस सेंटर बना, फिर एक सर्विस सेंटर के बाद ग्रोथ पॉइंट बना, ग्रोथ सेंटर बना, फिर एक ग्रोथ बहुत बड़ा एक नेशनल लेवल का एक डेवलपमेंट का एक सेंटर बन गया। तो ये रेखीय का मतलब क्या हुआ, एक क्रम में या हायरार्की में एक विकास होना। समीप या दूराभिमुख का मतलब क्या है, प्रोक्सिमल डिस्टल का मतलब है, इसको अगर अपन एक एग्जांपल से समझना चाहिए तो जैसे कोर और पेरिफेरी का जो संबंध है आपस में वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक क्षेत्र का विकास होने के बाद फिर उसके आगे वाले का, फिर उससे आगे वाले का, इस प्रकार से विकास होना। समीप दूराभिमुख का मतलब कोर पेरिफेरी के रिलेशनशिप से समझ सकते हैं। और शिरोपादीय का मतलब सिफेलोक्यूडल, ये एक शरीर से रिलेटेड है। जैसे कोई भ्रूण विकसित होता है माँ के गर्भ में तो उसका विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है। तो ये इसी प्रकार से इसमें बताया गया है कि जैसे कोई एक राष्ट्र मान ले, एक देश मान ले, तो जैसे पहले उसका मस्तिष्क मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं अपन या प्लेस बोल सकते हैं, पहले वो विकसित हो, फिर उसके बाद जो पेरिफेरी वाले रीजन्स हैं या जो लोकल लेवल है, ग्रामीण लेवल है, वहाँ तक विकास पहुँचे। तो इसको भी उस कंसेप्ट में ले सकते हैं। तो आपको बताना है केंद्र से परिधि की ओर विकास होने वाला जो विकास है वो किस प्रकार का होता है। तो इसका आंसर है समीप दूराभिमुख प्रोक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट है। इसमें वर्तुलाकार नहीं होता, अपन ने देखा था, और रेखीय भी नहीं होता, सिरोपादी भी नहीं होता, क्योंकि इसमें भी एक हायरार्की टाइप का हो जाएगा। इसमें आंसर होगा समीप दूराभिमुख। इसकी एक्सप्लेनेशन उच्च स्थान से शुरू होकर निम्न कोटि के स्थान तक विकास का पहुंचना है वो, सॉरी ये तो सिफेलोक्यूडल का इसका एक्सप्लेनेशन है, ये है केंद्र से बाहर की ओर। और इसमें लीनियर में ABCD ये 4 पॉइंट दिखाए गए हैं, इनका विकास का क्रम दिखाया गया है। वर्तुलाकार में स्प्रिंग की तरह विकास दिखाया गया है। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय नियोजन का पहला प्रयास था या सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया, तो ये अपने को पता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसकी व्याख्या यही है। राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है 1988 में वैधानिक रूप से स्वीकृति मिली थी। फिर है दामोदर घाटी, फिर है दंडकारण्य और फिर है भाखड़ा नागल। तो भाखड़ा नागल का जो योजना है वो जो फर्स्ट अपनी 5 ईयर प्लान आई थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी थी और ऐसे भी बताया था कि आधुनिक भारत के ये मंदिर हैं। तो भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ये सारी परियोजना है, ये फर्स्ट जो अपनी 5 ईयर प्लान थी उसमें आई थी। एग्जैक्ट डेट नहीं याद रखो तब भी चल जाएगा। और दामोदर घाटी योजना है ये 1948 में आई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। दंडकारण्य क्षेत्र योजना बहुत बात की है, तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता था दामोदर घाटी और भाखड़ा नागल में, तो ये मैंने बता दिया। इसको और एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। ये दामोदर घाटी से रिलेटेड अपन ने याद रखी थी कुछ चीज़ें। दामोदर घाटी परियोजना में अवरोधक बांध बनाए गए, दुर्गापुरा अवरोधक बांध, विद्युत गृह लगाए गए हैं और ये बांध लगाए गए हैं। तो ये मैंने पहले डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ये फिर इनका एक मैप दिखाया गया है। ये संयुक्त परियोजना है पश्चिम बंगाल और झारखंड की। पश्चिम बंगाल जो निम्न गंगा मैदान है उसमें बाढ़ लाने के लिए ये नदी है, ये कुख्यात थी, तो उस पर बांध बनाकर उसके जल को सिंचाई में और विद्युत उत्पादन में काम में लेने के लिए ये एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। तो ये यहाँ पर बराकर जो नदी है वो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है दामोदर की, और दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है और दामोदर की सबसे बड़ी नदी सहायक है वो बराकर है। बराकर पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था, उसी टाइम बता दिया था। फिर से आप देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो बराकर नदी के भी बांध दिखाए गए हैं, दामोदर नदी और बोकारो नदी, इन सब के बांध बनाए गए हैं, ये दिखाए गए। जल विद्युत गृह बताए गए हैं, तापीय विद्युत गृह बताए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
टाइम ज़्यादा लग जाएगा इस प्रकार से मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी तो। बाकी आप इन स्लाइड्स को पढ़ सकते हैं, मैं PDF अवेलेबल करा दूँगी, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अर्थशास्त्र में श्रम का विभाजन का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये ऑप्शंस देखिए आप और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। श्रम का विभाजन है उसको सभी वर्ग के लिए या सभी समाजों के लिए बहुत उपयोगी बताया था। किसने? एडम स्मिथ ने नहीं बताया था, इमाइल दुर्खाइम ने बताया था। बट सबसे पहले पूछा गया है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो भी अपने को पता होना चाहिए। क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया है, तो यहाँ दुर्खाइम दिया हुआ भी नहीं है, यहाँ एडम स्मिथ है इसका आंसर। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन। श्रम का विभाजन एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ द नेशन, इनकी बुक है, ये बुक का नाम भी आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द वेल्थ ऑफ द नेशन बुक में प्रयोग किया था और इसको प्रसिद्ध किया था इमाइल दुर्खाइम ने। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इनकी बुक है, इमाइल दुर्खाइम की बुक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। और दुर्खाइम का मानना क्या है कि सभी समाज हैं उनमें श्रम का विभाजन मिलता है और समाज की उन्नति होती है जिस प्रकार से, तो ये श्रम है, श्रमिकों की आय बढ़ती है या उनका जीवन स्तर है वो भी बढ़ता है, और ये श्रम का विभाजन है ये भी बढ़ता है। क्योंकि अपन देख पा रहे हैं कि जैसे पूरा विकास हो रहा है, एक वैश्विक लेवल पर अगर अपन विकास का स्तर देखें तो पूरा विश्व है वो ही ग्रुप्स में बंट गए, अति विकसित, विकसित, पिछड़े, इस प्रकार से। तो श्रम का विभाजन को अगर अपन एक ब्रॉड लेवल पे देखना चाहे तो ये मतलब होता है। बाकी जो एक नॉर्मल लेबर है उससे एसोसिएट करके भी अपन इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। 4th क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट देखते हैं, पूरा मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा मॉडल क्या है, किस बुक में दिया गया, कौन सी ईयर में आ गया, ये सब है। तो JL नेहरू, मोरारजी देसाई, अमर्त्य सेन, APJ अब्दुल कलाम। तो ये अपने 2 तो प्रधानमंत्री हो गए इंडिया के, एक राष्ट्रपति हो गया और एक अर्थशास्त्री हो गया। तो आप बताइए इनमें से कौन सा हो सकता है? तो पूरा मॉडल जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएं, एमिनिटीज़ को प्रोवाइड कराने के लिए लाया गया था और APJ अब्दुल कलाम द्वारा सबसे पहले 2003-2004 में प्रस्तुत किया गया था। 2004 में लागू हुआ था और 2003 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इसका डिटेल में देखते हैं अपन। पूरा मॉडल है वो APJ अब्दुल कलाम द्वारा लाया गया था। इसकी फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रावधान करना। और इनकी पुस्तक है टारगेट 3 बिलियन। तो ये टारगेट 3 बिलियन लिखी गई है सृजनपाल सिंह के साथ और ये 26 जनवरी 2003 को राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। उस टाइम राष्ट्रपति हैं वो APJ अब्दुल कलाम थे। तो टारगेट 3 बिलियन पुस्तक में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, पूरा मॉडल से रिलेटेड ये पूरा है, आपको मिल जाएगा कंसेप्ट। सार्वजनिक वित्त का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिकल फाइनेंस किसकी है? हेक्सर ओलिन, W लियोन्तिफ, महालनोबिस फील्डमैन और रिचर्ड मुस्ग्रेव। ये 4 ऑप्शन आपके पास, आपने नाम तो सुने ही होंगे। डिटेल में अगर देखें तो W लियोन्तिफ का इनपुट आउटपुट मॉडल है, महालनोबिस है, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनका प्लान तैयार किया हुआ था। द्विसेक्टर थ्योरी है इनकी, द्विसेक्टर इनकी थ्योरी है। रिचर्ड मुस्ग्रेव के बारे में अपन देखते हैं। हेक्सर ओलिन है, इनका भी इकोनॉमिक्स में काफ़ी योगदान है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका आंसर है रिचर्ड मुस्ग्रेव। ये जर्मन मूल के अमेरिकन विद्वान है, जर्मन है बेसिकली ये। और सार्वजनिक वित्त का सिद्धांत क्या बताता है कि हमें एक वांछित कर आधार और दर संरचना पर निर्णय लेना चाहिए और फिर उसके अनुसार कर लगाना चाहिए। बेसिकली ये टैक्स से रिलेटेड बता रहा है कि किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी कंट्री में, किसी भी एक, अगर अपन पर्टिकुलर एक शहर की बात करें तो हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के किस प्रकार की सुविधाएं अपन प्रोवाइड करा रहे हैं उस हिसाब से अपन को जो टैक्स है वो लगाना चाहिए। 7th क्वेश्चन देखते हैं, भारी उद्योग रणनीति या भारी उद्योग प्रथम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है वो हैवी इंडस्ट्रीज को देनी, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। किस अर्थशास्त्री के प्रादर्श पर आधारित है या फिर यह मॉडल है, ये किन अर्थशास्त्रियों ने तैयार किया था? तो अपन को पता है सेकेंड जो 5 ईयर प्लानिंग थी अपनी वो किसने तैयार करी थी? फील्डमैन, PC महालनोबिस ने करी थी। तो इसमें अपन देखते हैं डोमर हेरोल्ड मॉडल, माल्थस, CELP और फील्डमैन महालनोबिस मॉडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फील्डमैन महालनोबिस हो जाएगा इसका आंसर। और इसके एक्सप्लेनेशन में क्या आ जाएगा कि जो 2 सेक्टर मॉडल है, 2 सेक्टर मॉडल क्या है? आर्थिक विकास का नव मार्क्सवादी मॉडल है। ये मार्क्सिस्ट जो नीतियां हैं उनको समर्थन करता है और इसमें 2 क्षेत्र हैं। 2 क्षेत्र को किस प्रकार से बताया गया है? एक तो है C और दूसरा है K।
जो 2 सेक्टर बताए गए उसमें पहला है सी का मतलब है उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन, और के का मतलब है पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन। एक बेसिक जो वस्तुएं हैं कंज्यूम करने के लिए उनका उत्पादन, और दूसरा जो अपने को अपने देश में पूंजी है उसको बढ़ा पाए तो उनका उत्पादन करना चाहिए। यह मॉडल स्वतंत्र रूप से फील्डमैन द्वारा 1928 में, ये सोवियत अर्थशास्त्री हैं, और प्रशांत चंद्र महालानोबिस, ये इंडियन भारतीय सांख्यिकीविद हैं, द्वारा 1953 में तैयार किया गया था। तो ये मॉडल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8th क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा खंड टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो अपन को पता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, तो इनमें से कौन सा ऐसा खंड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, बट इनकम जनरेट करने के मामले में वो कम है। तो इसमें प्राथमिक सेक्टर है, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक आपको बताना है आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए। तो प्राथमिक सेक्टर है, अब देखिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि प्राथमिक सेक्टर पे बेस्ड जो भी इकोनॉमी हैं, जैसे अपन दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका के गरीब देश हैं उनके बारे में ले, इंडिया का जो अपनी स्वतंत्रता से पहले का समय था वो भी प्राथमिक क्रियाकलाप है उन पर ज़्यादा निर्भर था। तो प्राथमिक क्रियाकलाप जो है उन पर बेस्ड अगर कोई इकोनॉमी है तो वो बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर पाएगी, अपने को पता है। प्राथमिक सेक्टर जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बट इतना ज़रूरी नहीं है कि अगर पूरी इकोनॉमी ही प्राथमिक सेक्टर पर बेस्ड होगी तो वो विकसित इकोनॉमी है, वो नहीं कही जाएगी। सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र वाली जो इकोनॉमी है, जिसमें सेवा क्षेत्र का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, वो इकोनॉमी सबसे बेस्ट कही जाती है। तो इसमें क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, चतुर्थक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी है एग्जाम में। तो इसमें प्राथमिक जो है आदिम अपन बोल सकते हैं, या जीविकोपार्जन वाली जो इकोनॉमी है वो प्राथमिक सेक्टर में आती है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसंस्करण के द्वारा क्या है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जो भी रॉ मटेरियल था उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और उससे जो इकोनॉमी है उसको बहुत फायदा मिलता है। नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र से संलग्न लोग होते हैं इसमें। चतुर्थक में क्या है, गोल्डन कॉलर, बहुत एक रिसर्च से रिलेटेड अपन बोल सकते हैं, उच्च स्तरीय अनुसंधान सेवाएं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 9th क्वेश्चन है, प्रादेशिक भूगोल का क्रोड है, यह कथन किसने दिया था। तो ये आपको पता होगा, विडाल डी ला ब्लांस ने बोला था। और अपन ने इसमें कौन कौन से कंसेप्ट देखे थे, अपन ने पेज का कंसेप्ट देखा था, पेज का कंसेप्ट है, ये फ्रांसीसी कंसेप्ट है विडाल डी ब्लांस का, पेज का कंसेप्ट देखा था अपन ने। कैंपेज की जो संकल्पना है, कैंपेज की संकल्पना है वो किसकी है, डर्बेंट विटलसी की है, डर्बेंट विटलसी की है। तो ये भी अपन को पता होना चाहिए। जब अपन ने प्रदेश पढ़ा था तब मैंने ये सारा बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि रीजन के बारे में किन किन विद्वानों के वर्क है और किन किन ने क्या बोला है। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10th क्वेश्चन, कि समाज, पर्यावरण एवं वित्त के विभाजन बिंदु को कहा जाता है। समाज, पर्यावरण एवं वित्त के विभाजन बिंदु को क्या कहा जाता है, तो ये इसमें एक्सप्लेनेशन में मैंने दिया हुआ नहीं है, ये ट्रिपल बॉटम लाइन से रिलेटेड कंसेप्ट है, आपको मैंने कराया हुआ है शायद। ट्रिपल बॉटम लाइन, ट्रिपल बॉटम लाइन शब्द है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संधारणीय या सतत विकास से रिलेटेड है ये लाइन। और ये एक्लिंगटन है, एक्लिंगटन नाम के विद्वान है, उनका कंसेप्ट है ये एक्लिंगटन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल बॉटम लाइन, समाज, पर्यावरण एवं वित्त के विभाजन बिंदु है उसको ट्रिपल बॉटम लाइन कहा जाता है, एक्लिंगटन द्वारा ये शब्द दिया गया। और ये जो शब्द है ट्रिपल बॉटम लाइन, ये संधारणीय विकास को सूचित करता है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, प्रति चुंबक नगर की अवधारणा विकसित की गई। तो ये तो अपन को पता है, एनसीआर का जो रीजन है उसमें विकास है वो एनसीआर तक ही केंद्रित नहीं रह जाए, या फिर एनसीआर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने, रिसोर्सेज का और बहुत ज़्यादा दोहन करने के कारण, वहाँ पर जो असुविधाएं हुई उनके कारण एनसीआर से बाहर के क्षेत्रों में ऐसे शहर विकसित किए जाएं जो कि पॉपुलेशन को एनसीआर में आने से रोके, और जो भी रिसोर्सेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो सारी क्या है बाहर लगाई जाए, ताकि लोग हैं वो यहीं पर केंद्रित हो जाए, जनसंख्या है उसका यहीं पर संकेंद्रण हो जाए। तो एनसीआर का रीजन भी अपन ने देखा था, एनसीआर को अपन ने देख लिया था अच्छे से। एनसीआर में हरियाणा के 13 जिले हैं, यूपी के 8 हैं, और राजस्थान के 2 जिले हैं, अलवर, भरतपुर। तो इसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू उस टाइम भी बताया था। और ये जो मेन जो दिल्ली का रीजन है, कोर रीजन है, इसको एनसीटी बोलते हैं, ये भी बताया था मैंने, नेशनल टेरिटरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी।
तो NCR और NCT में कंफ्यूज नहीं होना है। NCR अलग है, एक वाइड कंसेप्ट है, और NCT है एक छोटा एक रीजन है। और काउंटर मैग्नेटिसिटी क्या होती है ये मैंने उस टाइम बताया था। अब देखिए NCR या जो NCR का जो क्षेत्र है वो ऐसे पूछ लिया जाए कि ये एक शहरी क्षेत्र है या एक ग्रामीण क्षेत्र है, तो ये एक संक्रमण का क्षेत्र है। NCR का रीजन है वो क्या है, एक संक्रमण का रीजन है, संक्रमण क्षेत्र है। ग्रामीण और नगरीय उपांत है, मैंने ये पहले भी बताया था, ग्रामीण नगरीय उपांत है। तो ये टोटल अपने 11 क्वेश्चन हो गए आज की क्लास के। तो ये आप बताइएगा ज़रूर कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। ये डिटेल में भी आपको मिल जाएगा, जैसे 2 सेक्टर मॉडल हो गया, ये डिवीज़न ऑफ लेबर है, इसका डिटेल में एनालिसिस है, पूरा वाला कंसेप्ट है उसका भी है। तो सारे जो भी यहाँ क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए हैं उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो कैसा लगा आज का लेक्चर ज़रूर बताइएगा, और कैसी प्रिपरेशन थी आपकी। अगर आप बहुत कम क्वेश्चन सही कर पाए हो इसमें, तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उससे रिलेटेड आप लेक्चर्स देख सकते हैं। फिर से अगर आपने कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक और क्वेश्चंस के थ्रू ही अपना नॉलेज चेक करना चाहते हो, तो क्वेश्चंस पढ़िए, इसके साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है तो उसको करिए। बहुत ज़रूरी, अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। धन्यवाद।